दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई बालों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मुंबई शहर में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम अपने शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। सोनम बचपन से ही बहुत गरीब थी और वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके सर पर बहुत कम बाल थे। कुछ महीनों पहले सोनम ने गलत तेल लगा लिया था, जिसकी वजह से सोनम के बाल बहुत झड़ने लगे थे और वो धीरे धीरे गंजी होने लगी। सोनम को ब्यूटी पार्लर में बहुत कम पैसे मिला करते थे। सोनम अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। सोनम की मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन वो सोनम के ऊपर जरा भी रहम नहीं खाती थी और वो सोनम से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाया करती थी। एक दिन सोनम अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको उसकी एक दोस्त प्रियंका मिलती है। अरे सोनम, तुम तो कितने टाइम बाद मुझे मिल रही हो। तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो तुम वहाँ पर आ सकती हो। मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है सोनम, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सोनम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल मेरे घर पर आज एक पार्टी है और मैंने आज अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है, तो तुम भी जरूर आना, ठीक है? ओके बाय। सोनम की दोस्त प्रियंका उसको अपने घर का पता देकर अपने रास्ते की ओर चली जाती है। शाम होते ही सोनम अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी में चली जाती है। क्योंकि सोनम बहुत गरीब थी, इसलिए उसके पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े नहीं थे। वहाँ पर पार्टी में सभी लड़कियों ने सुंदर सुंदर चमकीली और खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। सोनम को इस तरह से पार्टी में देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई भिखारन खाना मांगने के लिए आ गई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? इसे इसी समय घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं प्रियंका की दोस्त हूँ। उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वो लड़की बोलती है, प्रियंका, अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आती है तो इसे कुछ पैसे दे देती। इस तरह से हम रईसों के बीच तूने इस भिखारन को बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम एक पल भी नहीं रुकने वाले। अब हम सब इस पार्टी से जा रहे हैं, समझी? अपनी बेइज्जती होता देख सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उनके जाने से पहले खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनम अपनी मालकिन से कहती है, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और पार्लर में मुझे इस तरह देखकर कस्टमर भी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। मैडम, क्या आप अपनी किसी क्रीम से मेरे बालों को ठीक कर सकती हो? मैं धीरे धीरे करके आपके सभी पैसे चुका दूंगी। अरे ये तू क्या कह रही है? तुझे मालूम भी है हेयर एक्सटेंशन में कितना पैसा लगता है? तुझे बालों की क्या जरूरत है? चल जा और जाकर अपना काम कर। इतना बोलकर सोनम की मालकिन वहाँ से चली जाती है। यहाँ धीरे धीरे सोनम के सर पर से बाल गिर रहे थे और एक दिन उसके सभी बाल झड़ जाते हैं और सोनम के पास अपने बालों के इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती और अगर मैं घर पर ही बैठी रही तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी। फिर सोनम अपने सर को ढककर ब्यूटी पार्लर जाती है।
तभी बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगती हैं और उस पर खूब हंसती हैं। सोनम को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो अपने विचारों में खो जाती है और पत्थर से ठोकर लगकर वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सोनम के पैरों में से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी सोनम की कोई भी मदद नहीं करता। सोनम वहीं बैठकर रोने लगती है। वहीं ऊपर बादलों में सौम्या परी घूम रही होती हैं। उसकी नजर सोनम पर पड़ती है और उसे सोनम पर बहुत दया आती है। सौम्या परी सोनम को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी की मदद से उसकी चोट सही कर देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मेरी मदद की। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुँची, तो मेरी मालकिन मुझे काम पर से निकाल देंगी। रुको सोनम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर सौम्या परी सोनम को अपने साथ परीलोक ले जाती हैं। परीलोक में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लंबे और घने बाल लगे हुए थे। इस पेड़ के बाल किसी के भी ऊपर आराम से सेट हो जाते हैं और वो एकदम असली हो जाते हैं। तुम इस पेड़ से बाल तोड़ सकती हो और इसे अपने सर पर लगा सकती हो। इसके बाद ये तुम्हारे सर पर सेट हो जाएंगे और बिल्कुल असली लगने लगेंगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाया करेगा और फिर सभी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इन बालों को लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और हाँ, ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई पेड़ के बाल हैं। इन बालों से तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। सोनम सौम्या परी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जादुई पेड़ से बाल ले लेती है। सोनम जैसे ही वो बाल अपने सर पर लगाती है, सोनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देख सोनम बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद देती है। इसके बाद सोनम अपने घर वापस आ जाती है और वो जादुई बालों की वजह से वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। धीरे धीरे सोनम का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। इस तरह सोनम बहुत ही जल्द अमीर हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। अब सोनम के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन ये बात सोनम की मालकिन को पता चलती है। अरे, ये सोनम की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती है? आखिर पहले से ज्यादा ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इसके सर पर अचानक इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए? मुझे पता लगाना चाहिए। आखिर इसके पीछे राज क्या है? फिर एक दिन सोनम की मालकिन सब कुछ पता लगाने के लिए सोनम के घर के बाहर जाती हैं। वो चुप करके सोनम के घर में ताका झांकी करने लगती हैं। तभी सोनम की मालकिन को जादुई बालों के बारे में पता चल जाता है और वो सोनम के सुंदर बालों को चुराने की सोचती हैं। अच्छा, तो ये राज है। मुझे ये बाल किसी भी तरह अपने पास रखने होंगे। उसके बाद मैं भी इस सोनम की तरह बहुत अमीर हो जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके उस जादुई बाल को चुराना ही होगा। उसके बाद सोनम की मालकिन रात होने का इंतजार करती हैं और रात होते ही वो सोनम के कमरे में चोरी चुपके पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो सोनम के बालों को उठाने की कोशिश करती हैं, तभी वो बाल अपनी जादुई शक्तियों से उसकी खूब पिटाई करने लगता है। अरे अरे नहीं, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, ये बाल तो मेरी जान ही ले लेगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी जान ही ले लूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ।
इतना बोलकर सोनम की मालकिन वहाँ से डरकर भाग जाती है। इस तरह सोनम की मालकिन को उसके किए पर पछतावा होता है और फिर उस दिन से वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करती। और यहाँ दूसरी तरफ सोनम अपने उन जादुई बालों के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं एक गांव में युवराज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। युवराज और अनीता की एक लौती बेटी थी जिसका नाम आराध्या था। युवराज और अनीता दोनों खेतों में मजदूरी करते थे। एक दिन आराध्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी एक दोस्त श्रेया वहाँ पर आई। श्रेया के हाथ में एक लहंगा था। वो आते ही आराध्या से कहती है, आराध्या ये देखो मेरा नया लहंगा, मेरे पिताजी मेरे लिए शहर से लेकर आए हैं। इस दिवाली पर मैं यही लहंगा पहनने वाली हूँ। अरे वाह, तुम्हारा लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। मैं भी अपने पिताजी को लहंगा लाने के लिए बोलूंगी। तेरे पापा तो तुझे लहंगा नहीं दिलाएंगे, देख लेना। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरे पापा गरीब हैं। तुम लोग गरीब मजदूर हो। मेरे पापा तो कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तुम्हारे पास तो अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो तू बस मेरा लहंगा देख सकती है, ऐसा लहंगा खरीद नहीं सकती। मैं जरूर लूंगी। मेरे पापा मुझे लहंगा जरूर दिलाएंगे। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से गुस्से में घर आती है। घर में उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ आराध्या, मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? श्रेया के पास एक बहुत सुंदर लहंगा है और वो कह रही थी कि मेरे पापा लहंगा नहीं खरीद सकते। आराध्या, तू तो मेरी बहुत समझदार बेटी है ना। तुझे तो पता है ना पापा कितनी मेहनत करते हैं और लहंगा तो बहुत महंगा होता है। वो भला इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लहंगा चाहिए तो चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते बेटी। तभी आराध्या के पिता काम से घर लौटते हैं। तब आराध्या की माँ आराध्या के पिता से कहती है, अब आप ही अपनी लाडली को समझाइए। श्रेया की तरह लहंगा खरीदने की जिद कर रही है। श्रेया बेटी, दिवाली का मतलब क्या होता है? पटाखे जलाना, लोगों को मिठाइयाँ और खुशियाँ बांटना। वाह, तुम इतनी समझदार हो, फिर भी तुम एक लहंगे के लिए जिद कर रही हो। नहीं पापा, मुझे लहंगा चाहिए। आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए लहंगा लेकर आओ। बस इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। श्रेया जिद पकड़कर बैठी थी कि उसे लहंगा चाहिए। फिर बेचारे युवराज सोचने लगे कि लहंगे के लिए पैसे कैसे जमा करेंगे। अगले दिन युवराज अपने एक रिश्तेदार के पास गए और उनसे उधार पैसे मांगने लगे। चाचा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, अगले महीने सच में लौटा दूंगा। मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं हैं। दिवाली के लिए मेरी पत्नी कपड़ों के लिए झगड़ा कर रही है, लेकिन भाई पैसे है ही नहीं, तो क्या करूं? युवराज निराश हो गया। घर आकर युवराज ने ये बात अनीता को बताई। तभी अनीता ने गुस्से में कहा, जब पैसे हैं ही नहीं तो क्यों उसकी जिद पूरी करने के पीछे लगे हो? एक जिद पूरी करोगे तो वो दूसरी जिद करेगी। आप उसे प्यार से समझा दो, वो समझ जाएगी। आराध्या ने ये सारी बातें सुन ली। फिर वो अपने माता पिता के पास आकर बोली, कोई बात नहीं पापा, रहने दो, मुझे लहंगा नहीं चाहिए। आराध्या की बात सुन अनीता खुश होकर कहती है, ये हुई ना बात, तू तो मेरी सबसे समझदार बेटी है। उस दिन आराध्या बहुत उदास थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसके पिता के पास सच में पैसे नहीं हैं। शाम के समय आराध्या नदी पर पानी भरने गई, तो वो वहाँ खड़ी होकर मन ही मन सोचने लगती है,
काश ये नदी जादुई होती तो मैं इस नदी से कहती कि मुझे एक सुंदर सा लहंगा दिला दो। आराध्या के इतना सोचने पर नदी से एक आवाज आती है। आराध्या, क्या तुमने मुझे आवाज दी? कौन है? कौन हो आप? मैं जादुई नदी हूँ। तुमने अभी मुझसे लहंगा मांगा ना? हाँ, लेकिन आराध्या कुछ बोलती कि इससे पहले नदी में बहुत सारे लहंगे प्रकट हो गए। फिर जादुई नदी बोली, आराध्या, ये जादुई लहंगा है। तुम इससे जिस चीज की मांग करोगी तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। क्या सच में? हाँ, सच में। आराध्या खुश होकर घर की तरफ दौड़ पड़ती है। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता को सारी बात बताती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है माँ, वो नदी सच में जादुई नदी है। आराध्या के माता पिता जब नदी के पास गए तब आराध्या ने नदी को आवाज लगाई, जादुई नदी, जादुई नदी, जादुई नदी, कुछ तो बोलो। लेकिन नदी से कोई आवाज नहीं आती। तब आराध्या के पिता कहते हैं, इस नदी में से तो कोई आवाज नहीं आई। फिर तुम्हें ये लहंगा कहाँ से मिला बेटा? पापा, सच में मुझे इस नदी ने ही ये लहंगा दिया है और ये भी कहा था कि इस लहंगे से मैं जो भी मांगूंगी वो चीज मुझे मिल जाएगी। अच्छा, फिर तुम इस लहंगे से कुछ मांग कर दिखाओ। आराध्या उस सोने के लहंगे से मिठाइयाँ मांगती है। आराध्या जैसे ही मिठाइयाँ मांगती है वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर आराध्या के माता पिता हैरान रह जाते हैं। ये लहंगा कहीं से भी आया हो, लेकिन ये है तो जादुई लहंगा ही। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे लहंगा मिल गया। उसके बाद दिवाली वाले दिन आराध्या ने वही लहंगा पहना। आराध्या की सारी सहेलियाँ उसके लहंगे की खूब तारीफ कर रही थी। घमंडी श्रेया आराध्या के लहंगे को देखकर बहुत जल रही थी। आराध्या रोज रोज जादुई लहंगे से अलग अलग ड्रेस मांगकर उन्हें पहनने लगी। श्रेया ये सब देखकर और भी ज्यादा जलने लगी। इसके पास जो जादुई लहंगा है उसको मैं चुरा लूंगी। फिर देखती हूँ ये रोज रोज न्यू न्यू ड्रेसेस कहाँ से पहनती है। जादुई लहंगा चुराने के इरादे से श्रेया आराध्या के घर आधी रात को पहुँची। उसने जैसे ही लहंगे को हाथ लगाया वो अपने आप सीधा नदी में जा गिरी। श्रेया डूब रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर और कुछ गांव वाले नदी के पास आए और डूबती हुई श्रेया को नदी से बाहर निकाला। अरे बेटी, तुम इतनी रात को नदी में कैसे गिर गई? मुझे माफ कर दो अंकल, मैं आराध्या का लहंगा चुराने आई थी। मैंने जैसे ही लहंगे को हाथ लगाया फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं, मैं कैसे नदी में आ गई। युवराज समझ जाते हैं कि वो नदी सच में जादुई है और वो जादुई सोने का लहंगा उसी नदी से निकला था। श्रेया अपने घर चली गई। उसे समझ आ गया कि वो लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं है। उस दिन के बाद से श्रेया ने आराध्या के उस लहंगे पर नजर तक नहीं डाली और दूसरी तरफ आराध्या अपने लहंगे के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी।